हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 15 और हम सीख रहे हैं गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो आज के लेक्चर में हम गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। पिछले लेक्चर में हमने फाइंड की थी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और सिलेंडर वगैरह की भी बात की थी। आज प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात करेंगे। डिफरेंट वीडियो इसलिए करना पड़ा क्योंकि एनसीईआरटी में एक टॉपिक था और बोर्ड में भी आता है, तो सेपरेट वीडियो कर दिया। सो माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक, हेडिंग लगाएंगे आप खूबसूरत सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्या कैमरे में ये पार्ट विजिबल है? क्या कैमरे में ये पार्ट विजिबल है? हाँ, ठीक है। ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब बच्चों ये क्या चीज है, जरा देखो ऐसे, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये ये बन गई प्लेन शीट ऑफ चार्ज, है ना, 2 डायमेंशनल चीज है ये। और इसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज पूरी प्लेट पे बटा हुआ है, ठीक है। और यहां जो हम प्लेट लेंगे ना, बहुत लंबी है, वेरी लार्ज प्लेट है ना, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इट इज वेरी लार्ज, इंफिनिटी तक गई हुई है, ठीक है, इंफिनिटी तक। आज इंफिनिटी का मतलब भी समझाएंगे, जरूरी नहीं कि इंफिनिटी मतलब एक्चुअल में इंफिनिटी, मतलब क्या अभी समझाते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। बहुत बड़ी प्लेट है, हमें इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और गॉस लॉ का एक ही काम है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकाल देना। देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बहुत से तरीके हैं, बट जो सबसे आसान तरीका है वो गॉस लॉ को लगाना। तो हम मान लेते हैं कि प्लेट से x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कहां पे? एट डिस्टेंस x फ्रॉम प्लेट। अच्छा ये बताओ, इस प्लेट पे टोटल कितना चार्ज है? सर पता नहीं है, तो बहुत बड़ी इंफिनिटी तक गई है, कुछ आइडिया ही नहीं इस पे कितना चार्ज हो सकता है। तो हम बोल देते हैं इस पे चार्ज तो नहीं पता, पर ये क्योंकि 2D सरफेस है तो इसमें हम ले लेते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट एरिया। हमें ये तो नहीं पता टोटल चार्ज कितना है, पर हमें ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर पे 3 सिग्मा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। शीट का मतलब कि इसके सिर्फ एक ही लेयर पे चार्ज है, पीछे से चार्ज मत देखना, मतलब वो एक ही लेयर ही है। शीट का मतलब, एक तो मैंने बोला लार्ज लेनी है, ठीक है, वो तो समझ गए। शीट का मतलब इसके पास सिंगल लेयर है, ठीक है। ये नहीं है कि आगे भी चार्ज है पीछे भी, एक ही लेयर है, उस पर हमने सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया ले लिया। अब हमको x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अब आएगा गॉस लॉ। सबसे पहले गॉस लॉ क्या बोलता है कि गॉसियन सरफेस बनाइए। अब इसके लिए एक गॉसियन सरफेस बनाना है जो सिमेट्रिकल हो। तो सिमेट्री के लिए x आगे आए हो तो भैया x पीछे भी तो देखो, तभी तो सिमेट्री बनेगी। ऐसा उतनी ही दूर, ठीक है। अब कुछ ऐसा सरफेस बनाओ कि दोनों तरफ सिमेट्रिकल हो। तो ऐसा सरफेस मैंने सोचा, मैंने समझा और मैंने देखा, तो मुझे मिला कि ऐसा सरफेस एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है। क्या बनाया मैंने? एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है ना, ऐसे वी ड्रॉ सिलेंडर। ठीक है, ये बन गया हमारा एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। x इधर लिया तो x इधर भी। तो हमने सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, और गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट वगैरह वगैरह। मैं कई बार कह चुका हूं कि गॉसियन सरफेस आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करते करते और टीचर से पढ़ते पढ़ते ही आप समझते हो। हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस के नाम पे एक सिलेंडर ले लिया। इस सिलेंडर की अगर लेंथ देखो तो x 2x हो गई, और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम a मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस मानने की जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सीधा
ए मान लो। चलो बहुत बढ़िया, रेडियस मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बात समझो। अब क्या करना होता है, अब हम बोलते हैं कि गॉसियन सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये गॉसियन सरफेस है? हाँ, क्योंकि ये क्लोज्ड है। गॉसियन सरफेस कंडीशन होती है क्लोज्ड हो, सिमेट्रिक हो, तो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक भी है ना, 3D है तो 3D भी है, जितनी भी कंडीशन होती है सेटिस्फाइड है। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देखते हैं, क्योंकि वो भी उसका भी कहानी है। इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बन के सामने आई, ए ऐसे 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 ए ऐसे, ठीक है, ये बनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो गॉस लॉ ये भी कहता है ना कि जब गॉसियन सरफेस बनाओ, तो हमने पढ़ा था ना कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस, पढ़ा है कि नहीं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो वो या तो एरिया के परपेंडिकुलर हो या तो एरिया के पैरेलल हो, है ना। तो इस वाले एरिया से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और यहाँ से एरिया वेक्टर ऐसे बन जाएगा डी ए। एरिया वेक्टर कैसे बनता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे डी ए, सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमने जब कंडीशंस पढ़ी थी कि गॉस लॉ कहाँ कहाँ लगा सकें, गॉसियन सरफेस कैसा बनाएं, तो हमने पढ़ा था कि गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओ कि या तो एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री के एंगल पे हो, जैसे यहाँ पे देखो 0 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे देखो 0 डिग्री पे दिख रहा है, या तो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री हो, जैसे इस जगह पे एरिया वेक्टर देखो कर्व सरफेस पे ऊपर आएगा डी ए, ऐसे है ना, कर्व का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे ऐसी बनेगी, ऐसी, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90। तो हमने यही पढ़ा था कि थीटा है तो 0 हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, या 90 हो, तो ठीक है, बढ़िया है, सही, सब सही है। चलिए अब इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट सरफेस, इसको बोल देते हैं सेकंड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस को बोल देते हैं चलो थर्ड सरफेस। तो जो टोटल फ्लक्स है बच्चों, फ्लक्स जो टोटल है उसको हम लिख सकते हैं फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, ड्यू टू सेकंड सरफेस, ड्यू टू थर्ड सरफेस। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो ऐसे लिख दिया। फर्स्ट सरफेस, यहां से फ्लक्स इंटीग्रल ई डी ए, एंगल कितना है, कॉस 0। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री। फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस, यहाँ पे भी सेम कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। और 3D में हमने आपको बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है। मतलब नॉर्मल तो यहाँ पे इस सरफेस पे नॉर्मल जब बनाओगे तो 2 बन सकता था, यहाँ पे एरिया वेक्टर 2 बन सकते थे, एक ऐसे परपेंडिकुलर, एक ऐसे। पर 3D में एरिया वेक्टर कौन सा लेते हैं, जो आउटवर्ड नॉर्मल हो, बाहर की तरफ में। यहाँ पे भी एंगल कितना है, 0, तो ये भी हम लिख लेंगे ई डी ए कॉस 0। फ्लक्स थर्ड की बात करें, थर्ड यानी कर्व्ड सरफेस की बात करें, तो यहाँ से 0 फ्लक्स बाहर आएगा, यहाँ से कोई फ्लक्स बाहर ही नहीं आ रहा, देखो पूरा फ्लक्स ऐसे निकल रहा है। यहाँ पे एंगल देखो 90 है, ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस 90, लिखना चाहो लिख लो, हो जाएगा 0 कॉस 90। अच्छा, टोटल फ्लक्स होता कितना है, टोटल फ्लक्स होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो cos 0 1 हो जाएगा। इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर है, देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ है कि नहीं, सिमेट्री से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सब बराबर डिस्टेंस पे, यानी E को आप बाहर ले सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस 0 1 हो गया, यहाँ भी E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, इस पूरे सरफेस पे, सरफेस का इंटीग्रेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब डी ए जोड़ोगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। इस एरिया को आपने ऑलरेडी कितना मान रखा है, ए मान रखा है, इस एरिया को हमने ऑलरेडी ए मान रखा है, तो डी ए, ठीक है, दिस विल बिकम ई ए, दिस विल बिकम ई ए। बोलो समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, डी ए जोड़ोगे टोटल एरिया, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के डी ए टोटल एरिया, तो 2EA हो गया। सो दिस विल बी Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2EA। यहाँ लिख लें Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2EA। अब बात आती है Q इनसाइड कितना है, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है जरा बताओ। मेरे ख्याल से तो ये चार्ज है सिलेंडर के अंदर इतना, देखो ना, सिलेंडर ऐसे जाएगा, इसको ऐसे काटते हुए, तो ये चार्ज सिलेंडर के अंदर आ रहा है, ये सब तो नहीं आ रहा है। कुछ इमेजिन करो, ये शीट है
और सिलेंडर ऐसे घुस रहा है बुचुक, ये शीट है, सिलेंडर ऐसे बुचुक ऐसे काटता हूँ, तो ये चार्जेस सिलेंडर के अंदर आए। अब ये चार्ज कैसे निकालें? हमें पता है यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा। बच्चों ये एरिया कितना होगा, ए। भैया यही तो एरिया है कचक, ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ए माना, यही तो ए है, यही तो ए है। तो बच्चों ये एरिया हमें पता है ए, हमें पता है चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो भैया चार्ज डेंसिटी होती क्या है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ का चार्ज क्यू मान लो इतने पे, यही तो क्यू इनसाइड है ना। अरे इसी को तो क्रॉस प्लेन है, इसको ऐसे क्रॉस करता हुआ जरा खचक, तो यही चार्ज तो कट के इसके अंदर, अगर इस सिलेंडर को मैं ऐसे खींच के बाहर निकाल लूँ तो इतना चार्ज कट के इसके साथ बाहर आएगा। तो यहाँ से चार्ज इनसाइड क्यू मान लिया इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, तो दिस विल बिकम सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2E ए। ए से ए मर गया, ई की वैल्यू आई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द आंसर। So electric field due to a plane sheet of charge at a distance x from the charge and the sheet is infinitely long, the electric field is sigma by 2 epsilon naught. सिग्मा क्या है, चार्ज per unit area, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। खास बात ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रही, डिस्टेंस से मतलब ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे सब जगह सेम आ रही है। कमाल हो गया, देखो ना इसमें x है ही नहीं, सच है ये, ऐसा होता है, ठीक है। बट ऐसा तभी होगा जब आपकी शीट बहुत बड़ी हो। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि सही में इनफाइनाइट बड़ी हो, शीट के डायमेंशन एक्स के कंपैरिजन में बहुत बड़े हो। जैसे देखो इन्फिनिटी वाली कहानी है ना, रिलेटिव होती है। जैसे एक छोटी सी चींटी हो, उसको मैं यहाँ पे रख दूँ, तो जब वो बोर्ड को देखेगी उसको पूरा बोर्ड दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको सिर्फ इतना सा बोर्ड दिखेगा, तो उसे लगेगा ये बोर्ड पूरी दुनिया में है। उसको हमसे कुछ नहीं पता, दुनिया अर्थ वर्थ कुछ नहीं, यूनिवर्स। उसके लिए यहाँ सोचो, यहाँ चींटी है, उसकी आंख खुली, उसने जिधर देखा उधर बोर्ड, तो इसके लिए बोर्ड कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था। तो अगर इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसके डायमेंशन बहुत बड़े हो जाएं तो हम कहते हैं ये इन्फाइनेटली बड़ा है। जैसे एग्जाम में सवाल आया, मान लो बोल दिया शीट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, शीट की ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, और बोल दिया यहाँ से 1 मिलीमीटर दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो 1 मिलीमीटर दूर आके शीट देखोगे तुमको हर जगह दुनिया में शीट ही तो दिखेगी। इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली बड़ा है। जरूरी नहीं कि एक्चुअल में इन्फिनिटी तक गया हो, ठीक है। लीनियर चार्ज में भी ये बात बताई थी, वहां पे भी यही चीज समझ लो आप, है ना। जब भी हम बोले कि इनफाइनाइटली बड़ा है, इसका मतलब रिलेटिवली। जैसे मान लो इसी व्हाइट बोर्ड को मैं थोड़ी दूर से देखूं, दूर से देखूंगा तो मुझे पूरा व्हाइट बोर्ड दिखेगा, तब मेरे लिए इनफाइनेटली बड़ा नहीं है। इसी व्हाइट बोर्ड को कोई यहां से देखे एकदम, तो उसे लगेगा ये इनफाइनेटली। तो इसके कंपैरिजन में शीट के डायमेंशंस बहुत बड़े हों तब ये रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं, है ना। एक्स शुड बी स्मॉल कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ शीट। अभी तुमसे बोले कोई 1 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं तब ये इनफाइनेटली बड़ा होगा ही नहीं, तब तो इतना बड़ा सा प्लेट दिखेगी, वहां से पॉइंट चार्ज दिखने लगेगा। 1 किलोमीटर दूर से देखोगे पॉइंट चार्ज इतना छोटा सा पिचुक, समझ रहे हो। सो दिस इज वैलिड फॉर स्मॉल एक्स कंपेयर्ड टू डायमेंशन ऑफ शीट। तो आप ऐसे समझ लो शीट इनफाइनाइटली बड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक है, इसीलिए इनफाइनाइट बोल देते हैं। क्लियर है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हर जगह बराबर आएगी। अब चीटी यहाँ से देखे व्हाइट बोर्ड को, यहाँ से देखे, यहाँ से देखे, यहाँ से देखे, यहाँ से देखे, उसको बराबर दिख रहा है फॉर स्मॉल एक्स, ठीक है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता कितनी बार, बोलो कहाँ पे स्मॉल एक्स है, सब क्लियर हो गया, ये पूरा समझ में आया। ये हमने प्लेन शीट ऑफ चार्ज बनाई, हमने कहा शीट का मतलब एक ही लेयर पे चार्ज है। चार्ज डेंसिटी कितनी बोली इन्होंने, सिग्मा बोल दी हमसे। हमने कहा कि भाई एक्स डिस्टेंस दूर जाके कुछ बनाना है ऐसा गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकें, तो हमने एक सिलेंडर बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे। हमने देखा सिलेंडर के पास 3 सरफेस, 1 2 3, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में, तो ई ए बन गया 2EA। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर 90 डिग्री में, एरिया वेक्टर कैसा होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, तो यहाँ से आउटवर्ड नॉर्मल लिया, तो ये अलग फ्लक्स खत्म हो गया, EA cos 90, 2EA
इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होता है? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड, यही चार्ज इनसाइड रहेगा, तो हमने कैसे निकाला? क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा है, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा क्यू बाई ए होता है, सिग्मा ए रख के कैंसिल कर दिया। सो फॉर स्मॉल एक्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इनफाइनाइट की मीनिंग भी समझ में आ गई, मतलब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता, टुवर्ड्स द प्लेट हो जाती, अभी अवे फ्रॉम द प्लेट है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कई बच्चे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट याद करते हैं, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही है, और हम लोग जब भी कॉपीज चेक करते हैं तो देखते हैं हमेशा ऐसा आता है, पता नहीं क्यों बच्चे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हो सकता हो इस अगले क्वेश्चन की वजह से ये कंफ्यूजन रह जाता हो, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये चीज़ कैपेसिटर में भी यूज होगी। मान लो मैं आपको यहाँ पे 2 प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे दूं, एक पॉजिटिव प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसमें प्लस सिग्मा ले लो चार्ज डेंसिटी, एक नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज, इस पे माइनस सिग्मा ले लो चार्ज डेंसिटी। ये भी इनफाइनाइटली बड़ी, ये भी इनफाइनाइटली बड़ी। इनफाइनाइटली बड़ी की मीनिंग आप समझ चुके हो। हमें 3 पॉइंट्स दिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। हमसे कहा फाइंड रिजल्टेंट फील्ड एट ए, बी एंड सी। हो सकता हो इस क्वेश्चन की वजह से कंफ्यूजन रहता हो। जल्दी से करें इसको, हो गया, जल्दी से उड़ा दे एकदम, हो गया। चलो रिजल्टेंट दोनों की वजह से बनेगी, इसको थोड़ी देर के लिए फर्स्ट बोल दो, इसको थोड़ी देर के लिए सेकंड बोल दो। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दिस, इसको हमने बोल दिया E1। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दिस, है कि नहीं, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स होती है। अच्छा इस पॉइंट पे आ जाओ, पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स। इस पॉइंट पे आ जाओ, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स। बोलो समझ में आ रहा? यहाँ पे देखा पॉजिटिव की वजह से अवे तो E1 इधर हो गई, नेगेटिव की वजह से उसके टुवर्ड्स होती है तो E2। यहाँ पे आया पॉजिटिव की वजह से उसकी अवे, E1 इधर भाग गई, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव तो E2 इधर। यहाँ पे आया पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अवे होगी E1, नेगेटिव टुवर्ड्स E2। अब E1 E2 की बात आई, बहुत आसान है। अरे भैया ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज डिस्टेंस पे डिपेंडिंग नहीं करता, E1 हो E2 हो दोनों की वैल्यू एक ही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कोई बोलेगा एक में माइनस सिग्मा एक में प्लस सिग्मा, अरे नहीं रे, अरे नहीं, माइनस प्लस क्यों लगा रहे हो? डायरेक्शन तो हम लोग को पता ही है ना, डायरेक्शन तो हमने खुद ही खेल लिया ना। माइनस प्लस लगाने से फिर डायरेक्शन तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन दिमाग से लगाओ, है ना। पॉजिटिव का डायरेक्शन क्या होता है? अवे, देखो E1 इधर अवे, E1 इधर भी अवे, E1 उधर भी भाग रहा है दूर हमेशा, और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स, इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो जीरो आ जाएगी, E रिजल्टेंट जीरो, दोनों बराबर तो है, कैंसिल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जीरो, E1 E2 बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E रिजल्टेंट, और यही बच्चे शायद याद कर लेते हैं, E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फाइनली विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना, इसको हम कैपेसिटर के कंसेप्ट में यूज करेंगे, जब आपको कैपेसिटर पढ़ाएंगे अभी हम आगे, तब इसको यूज करेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बीच में अगर अपोजिट चार्ज है तो, सेम चार्ज होता तो यहाँ पे, सेम चार्ज होता तो यहाँ पे जीरो आ जाती, ये प्लस तो इसकी इधर तो जीरो। अच्छा यहीं पे कोई आपसे कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच करके दिखाओ, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कैपेसिटर का कंसेप्ट है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ऐसी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्लस से चलेगी और माइनस पे खत्म होगी, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आती है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं, तो हम ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाउंडेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे क्या है? बाउंडेड है। यही काम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पकड़ लेता है बीच में, तो देखो पकड़ के रखा है ना, इधर भागने दे रहा है ना इधर। इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसकी वजह से इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ ही नहीं रही, इसकी वजह से इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं आ रही, बीच में बांध लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। कुछ फील हुआ यहाँ पे जीरो क्यों हुआ? इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और वैल्यू दोनों की बराबर, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं। अब कई लोग सोच रहे हैं इसकी वजह से यहाँ पे कम होगा, नहीं,
भाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस अगर ये इनफाइनेटली बड़ा हो। मतलब यहाँ पे भी ये कंडीशन होगी कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ प्लेट। ये कंडीशन रहेगी कि ये डिस्टेंस d क्या हो, वेरी स्मॉल हो। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा दोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करने लगेगी, बट अभी हम बोल रहे हैं कि ये प्लेट बहुत बड़ी है और डिस्टेंस बहुत छोटा है। क्लियर है, मिटार दे, ओके। अब इसी में और सवाल क्या देगा, यहाँ पे एक चार्ज रख के उस पर फोर्स पूछ ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही चल गई। यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी, Q इंटू E। जैसे मान लो यहाँ एक चार्ज Q रख दिया, प्लस Q रख दिया, पूछा इस पर कितनी फोर्स लगेगी, तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे E रिजल्टेंट। किधर लगेगी, प्लस पे। फोर्स किधर लगती है, प्लस पे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रख के पूछ लेगा उस पर कितनी फोर्स है, कर लोगे इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिया, उस पर किधर फोर्स लगेगी, इस तरफ, Q इंटू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बनता है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है ऑल्दो, कि अगर हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग और थिक शीट हो, मैं सवाल लेके आया हूँ मैं, नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस d। क्वेश्चन है कि पास नॉन कंडक्टिंग ठीक है, ये मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। देखो लार्ज का मतलब समझ गए होगे अब, कि जो डिस्टेंस है उसके सामने ये बहुत बड़ी है, जिन डिस्टेंसेस की बात होगी उसके लिए बहुत बड़ी है। और थिकनेस बोला है d, इसकी ये जो थिकनेस है इट इज d, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी रो। इसके अंदर रो चार्ज डेंसिटी है, समझ ही गए होगे क्या है ये, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें पूरे में चार्ज बटा हुआ है। देखो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज पूरे में बढ़ जाता है, और कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ पे आता है, पिछले लेक्चर में बताया था, कहाँ पे आता है, सरफेस पे आ जाता है। नॉन कंडक्टिंग में पूरे में बढ़ जाता है, इसमें पूरे में चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं प्लस चार्ज है, तो नेगेटिव भी मान सकते हो, प्लस से करने की आदत पड़ी हुई है हम लोग की, डेरिवेशन। ठीक है, ऐसे पूरे में बटा हुआ है। हमसे कहा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द प्लेट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन। बोला है इससे x डिस्टेंस दूर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताएं। सवाल है सेंट्रल प्लेन से x डिस्टेंस दूर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये सवाल है। तो देखो इसको करने के लिए भी हम पिछला वाला ही कंसेप्ट लगाएंगे, बस डिफरेंस इतना है, वहां पे प्लेन शीट थी, यहाँ पे एक पूरा मतलब एक शीट है बट उसकी थिकनेस भी है ना, ऐसे देखने में ऐसा बनाया है मैंने, एक्चुअल में तो बहुत ही जो चीज़ बनेगी बहुत ही पतली बनेगी, वो हमने डायग्राम बनाने के लिए ऐसा बना दिया कि आपको फील आ जाए कम से कम, ऐसा है एक्चुअल में तो बस, है ना। और इसकी थिकनेस ये बोल रहा है d है, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, उसी को मैंने बढ़ा के थोड़ा सा दिखा दिया है ना। एक्चुअल में प्लेन शीट ही है ये, बस इसी शीट को थोड़ा सा थिक दिखा दिया इन्होंने। ठीक, इसकी थिकनेस बोल दी d है, तो उसी को मैंने पूरा प्रॉपर्ली बना के दिखाया। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, एक काम करते हैं, टुर्र टुर्र, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे बना लिया, यहाँ से x डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो आपने देखा अभी कि शीट के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, तो ये गॉसियन सरफेस तैयार हो गया अपना हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E, ऐसे E, ऐसे E, ऐसे E, तीन सरफेसेस होंगे, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। यहाँ का DA वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल 90 डिग्री, यहाँ का DA वेक्टर ऐसे और यहाँ का DA वेक्टर ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है सिलेंडर का कितना है, A है, जैसे पिछली बार किया था। तो वही सारी कहानी होगी, क्या निकालोगे, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड, फ्लक्स ड्यू टू थर्ड। तो आपको दिख रहा है कि थर्ड वाले सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा, 0, EDA cos 90, तो ये तो 0 हो गया। फर्स्ट वाले का आएगा EA, सेकंड वाले का भी आएगा EA, और QA कितना हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही। यहाँ का फ्लक्स निकालोगे EDA cos 0, तो E बाहर आ जाएगा,
ई कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों है भाई, पूरा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वही यहाँ वही यहाँ, यानी इस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ना। करके दिखाएं, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स, फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट होगा E dA cos 0, फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड भी होगा E dA cos 0, और फ्लक्स ड्यू टू थर्ड होगा E dA cos 90, ये वाला। तो cos 90 वाला तो पूरा कहानी जीरो हो गया। देखो ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी, एरिया वेक्टर ऐसे पूरे कर्व पे, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पूरे कर्व सरफेस पे, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक कर्व से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आया, cos 01 हुआ, डीए डीए इंटीग्रेट करोगे ए आएगा, डीए डीए इंटीग्रेट करोगे ए आएगा, तो ये ई ए बन के 2EA। Q इनसाइड अंदर कितना चार्ज है, ये यही गलती हो जाएगी, ये नहीं है। इस बार देखो चार्ज कहाँ है, पूरे वॉल्यूम में है, सिर्फ यहाँ पे चार्ज नहीं है, इस बार इसकी थिकनेस भी है। पिछली बार थिकनेस नहीं थी शीट की, कुछ पतली सी एकदम शीट थी, इस बार थिकनेस, चार्ज पूरे में वॉल्यूम में है। तो इस बार चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज Q है, इस पूरे सिलेंडर के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर ना, Q इनसाइड किसके अंदर देखते हैं हम, गॉसियन सरफेस में। तो यहाँ गॉसियन सरफेस पूरा सिलेंडर है, तो रो इज इक्वल्स टू Q, और इसका वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम लेंथ इनटू एरिया, एरिया इनटू हाइट। एरिया कितना है A, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखो इधर x तो इधर भी x चलना पड़ेगा ना सिमेट्री बनाने के लिए, तो 2x इंटू 2x। सो इट विल बी, चार्ज विल बी रो, दिस इज Q इनसाइड ना, अंदर का चार्ज बना Q, रो इंटू A इंटू 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A मरा, 2 से 2 मरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू आ रही मेरे पास रो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे पूछा था x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, आ गई रो x बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, यानी ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड x के प्रोपोर्शनल है, बट अंदर ही रहेगी, बाहर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कांस्टेंट हो जाएगी। अरे इतना थिक है थोड़ी ना, दिखा दिया है तो पतला सा ना, थिकनेस एक्चुअल में तो इतनी सी है ना, तो बाहर आके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे फिर वही आएगी, क्या, सिग्मा बाई, यहाँ तो रो है ना, तो रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकाल के दिखा दें, बाहर भी, पहले अंदर का समझो, अंदर की बात समझ में आ गई, फील आ गया, रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के प्रोपोर्शनल, ऐसा क्यों बच्चों, जैसे जैसे बाहर आते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे जैसे जैसे वैसे वैसे Q इनसाइड बढ़ता जाएगा। देखो मान लो यहाँ पे हो, तो Q इनसाइड कितना रहेगा, छोटा सा सिलेंडर में बहुत कम, बाहर आए Q इनसाइड बढ़ा, और बाहर आए Q इनसाइड बढ़ा, जैसे जैसे फैलते जाओगे Q इनसाइड बढ़ता जाएगा कि नहीं। और ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने ही Q इनसाइड है, जितना ज़्यादा अंदर चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। पर ये चीज़ यहीं तक तो होगी, इसके बाद तो Q इनसाइड बढ़ना बंद हो जाएगा। फील्ड समझ रहे हो, ऐसे सिलेंडर वहाँ भी समझाया था, लीनियर में भी, सिलेंडर में भी, कि देखो पहले यहाँ पे हमने जब लिया x की वैल्यू छोटी है मान लो ये, तो ये सिलेंडर Q इनसाइड बहुत कम है, फिर x की वैल्यू बढ़ी Q इनसाइड बढ़ा, x की वैल्यू बढ़ी Q इनसाइड बढ़ा, यहीं तक बढ़ेगा, इसके बाद x बढ़ेगा तो Q इनसाइड तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो यहाँ तक E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो जब इनसाइड की बात कर रहे हैं तो E इज इक्वल्स टू रो एक्स बटे एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड का भी दिखा दूँ, तुरंत दिखा दूँ, इसको नोट कर लो, पूछा नहीं है सवाल में, HC वर्मा का सवाल था, कर लेते हैं हम आउटसाइड का भी, मिटा रहे हैं, ओके। अरे कुछ चेंज नहीं होगा आउटसाइड में, कहानी सब सेम रहेगी। देखो जल्दी से आओ आउटसाइड ले लेते हैं, आउटसाइड के लिए बस कुछ नहीं, यही सब रहेगी कहानी, ठीक है, चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक है। आउटसाइड के लिए यहाँ से ऐसे x ले लिया, बाहर पहुँच गए, अब की बार ये फिक्स हो गया अपना, कितना है ये d, हाँ हम बाहर पहुँच गए x लेके, कुटुक टुर टुर कुटुक, ये बन गया अपना सिलेंडर, ये एरिया वेक्टर ए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगी ना, ई। तो भैया फ्लक्स टोटल हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उधर से आपको पता है कितना आएगा 2EA है ना, एक ये वाला EA, एक ये वाला EA, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सबको पता है 90 डिग्री पे रहता है। अच्छा Q इनसाइड इस बार देखना पड़ेगा, इस बार अंदर ये चार्ज होगा ये चार्ज इस बार अंदर होगा, तो ये कितना हो जाएगा चार्ज, भाई चार्ज कैसे निकाल रहे हो आप, चार्ज आप निकाल रहे हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके, यही तो कर ही रहे हो,
देखो ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस बार ये लेंथ कितनी हो गई d, और एरिया अभी भी कितना है a, सो इट विल बी रो इंटू a इंटू डी। थोड़ा सही है ना। इस बार ये a इंटू 2x नहीं होगा, इंटू डी। क्यों भाई? क्योंकि चार्ज इतने के अंदर है ना, हमें तो चार्ज चाहिए ना, इनसाइड कितना चार्ज है, तो इनसाइड तो बस यही चार्ज है ना, यहाँ तक तो अब चार्ज फैला ही नहीं है। तो इस बार ये पूरी लेंथ थोड़ी ना ले लोगे 2x, इस बार ये d लोगे। तो रो इंटू ए इंटू डी, रो इंटू ए इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2e a। अब क्या होगा, a से a मर जाएगा और e की वैल्यू आ जाएगी, ये लिखें, e की वैल्यू आ जाएगी रो d बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, रो d बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आउटसाइड, तो देखो आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कांस्टेंट आई, ध्यान से देखो, d कांस्टेंट है, थिकनेस रो कांस्टेंट है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो आउटसाइड वही कहानी है जैसी पिछली थी, क्योंकि देखने में लग रहा है ना कि ऐसा मैंने बना दिया, एक्चुअल में तो ये ऐसी शीट है, देखो ना ऐसे d कचक 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 कचक, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही आनी चाहिए थी ना, कांस्टेंट। रो डी क्या हो गया इस बार का, सिग्मा हो गया, तो वॉल्यूम में चार्ज दिख रहा है। तो आउटसाइड कांस्टेंट है, इनसाइड एक्स के साथ देखो पहले बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, इनसाइड बढ़ रहा है, यहाँ के चार्ज कांस्टेंट हो गया इनसाइड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे डिस्टेंसेस के लिए कांस्टेंट रहेगी, बहुत दूर जाओगे तो चेंज भी हो जाएगी भाई, डिस्टेंस के साथ चेंज है। ये भी तो माना है कि इनफाइनाइटली बड़ा है, लार्ज सरफेस एरिया। बढ़िया, समझ में आ गया। इसका ग्राफ बनाओगे, इसका देखो ग्राफ भी बना सकते हैं। बस खत्म करते हैं लेक्चर, छोटा सा लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इसका अगर ग्राफ बनाए हम E वर्सेस x का, तो इनसाइड देखो, ये इनसाइड है यहाँ तक, d से छोटा है जब तक x, और ये आउटसाइड d बाई 2 लेंगे ना, नॉट d। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d बाई 2, ये भी d बाई 2। तो जब तक इनसाइड है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनी, क्यों, E इज प्रोपोर्शनल टू x है, देखो इनसाइड में, और आउटसाइड आके कांस्टेंट हो गई, तो आउटसाइड ऐसी बन जाएगी। कितनी है आउटसाइड पे, ऐसी लग लेते हैं, कांस्टेंट हो गई ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, बस बता रहे कैसे आप ग्राफ बना सकते थे। डी बाई 2 के अंदर है, देखो इनसाइड है, एक्स की वैल्यू डी बाई 2 से बड़ी तो आउटसाइड। तो इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। बोर्ड के लिए तो सिर्फ प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो शुरू में पढ़ा है वही इंपॉर्टेंट था। अब अगला लेक्चर आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर्स, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, सॉलिड। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।